अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वक़ास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वक़ास। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपना टाइम ऐसे इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के हज़ारों तरीके मौजूद हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस को देखने से आपको दुनिया की बेहतर समझ मिलती है और आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम की सबमरीन में बैठकर समंदर के अंदर जाते हैं। ये लोग टाइटैनिक के जहाज़ का रैक देखने जा रहे हैं। वही महान टाइटैनिक जो कि आज से तकरीबन 112 साल पहले समंदर में डूबा था। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज़्म है और बहुत ही महंगा है। इस सबमरीन में बैठे एक एक आदमी ने 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए थे इस चंद घंटों के टूर के लिए। ये सबमरीन पानी के नीचे जाने के सफ़र को शुरू करती है और इसे तकरीबन 2 घंटे का समय लगना था 3810 मीटर की डेप्थ पर पहुंचने के लिए, जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। हर 15 मिनट के इंटरवल पर यह सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समंदर के ऊपर मौजूद एक जहाज़ पोलार प्रिंस को। यही इनसे कम्युनिकेशन का जरिया है बाहर की दुनिया से। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी में गए अभी सिर्फ 1.25 ही घंटे गुजरे थे कि अचानक ये सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम के 4:30 बजे ये वो वक्त था जब इस सबमरीन को अपना टूर ख़त्म करके ऊपर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। शाम के 7:10 पोलार प्रिंस पर मौजूद जो टीम थी वो डिसाइड करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए और यहाँ से शुरू होती है 4 दिन लंबी चली एक मल्टीनेशनल सर्च की। एक ज़बरदस्त रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने का। हवाई जहाज़, शिप्स, रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल कि आखिर इन पैसेंजर्स के साथ हुआ क्या। The U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. ये जगह जहाँ पर ये सबमरीन गायब हुई अटलांटिक ओशियन में कनाडा मुल्क के पास लोकेटेड है। इस मैप पर देखें, कैनेडियन आइलैंड न्यूफाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टाइटैनिक का रैक भी मिलेगा, जो कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक बो वाला हिस्सा और दूसरा स्टैंड, दोनों तकरीबन एक दूसरे से 800 मीटर दूर है। ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुई, ये सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। दोनों वर्ड एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं, तो अभी तक सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबमरीन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स के बीच में। सबमरीन में खुद की पावर होती है, वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से समंदर के अंदर जा सकती हैं और खुद से समंदर के अंदर से वापस आ सकती हैं, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। इनको पानी के अंदर जाने के लिए या लॉन्च करने के लिए और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की ज़रूरत पड़ती है। एक जहाज़ जो पानी के ऊपर मौजूद होता है वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे केस में यहाँ ये सपोर्ट शिप पोलार प्रिंस जहाज़ है। इस पूरे मिशन को चलाया जा रहा था एक ओशियन गेट नाम की कंपनी की तरफ से, जिसके सीईओ स्टॉकटन रश थे। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे की कहानी में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इन्होंने साल 2009 में ये ओशियन गेट कंपनी बनाई थी, एक प्राइवेट कंपनी जिसका पर्पस अमीर लोगों को डीप सी एक्सपेंडेशन कराना था टूरिज्म के तौर पर। इस कंपनी ने टाइटैनिक के टूर्स जुलाई 2021 में ऑफर करना शुरू किए थे। इससे पहले वो बाकी शिप्स के रैक्स बाकी जगहों का टूर्स करवाते थे। टाइटन इस कंपनी की इकलौती सबमर्सिबल नहीं थी। इसके अलावा ओशियन गेट के पास 2 और सबमर्सिबल्स थी, एंटीपोर्ट्स और साइक्लोप्स। एंटीपोर्ट्स 304 मीटर की गहराई तक जा सकती थी और साइक्लोप्स 500 मीटर की गहराई तक, लेकिन टाइटन को डिज़ाइन किया गया था 4000 मीटर नीचे तक जाने के लिए, यानी 4 किलोमीटर पानी के अंदर। यही वजह है कि टाइटैनिक पर जाने के लिए इनके पास यही एक इकलौती सबमर्सिबल मौजूद थी। 3800 मीटर्स कितनी डेंजरस डेप्थ है, इसे समझने के लिए इस चार्ट को देखें जो बनाया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। यहाँ मेजरमेंट फीट्स पर लिखी हैं। आमतौर पर एक आदमी की हाइट 6 फीट तक होती है,
टाइटैनिक जहाज से जो आइसबर्ग टकराया था वो 100 फीट पानी के ऊपर था और उससे कहीं ज़्यादा पानी के नीचे। 130 फीट मैक्सिमम डेप्थ है जहां पर स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं डाइविंग करते वक्त। 650 फीट के बाद से एक ट्वाइलाइट जोन शुरू होता है जहां पर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं पहुंच पाती समंदर के अंदर। 1600 फीट जहां पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहां पर बड़े बड़े जायंट स्क्वाड स्विमिंग करते हैं। और नीचे जाए तो 3500 फीट के बाद एक मिडनाइट जोन शुरू हो जाती है। कोई भी सनलाइट इसके नीचे नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर, तो सब कुछ काला काला हो जाता है। इसके बाद पानी का दर्जा हरारत यहाँ पर तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और यहाँ से और नीचे जाते रहो 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट और 12,500 फीट पर जब आप फाइनली पहुंचते हो तो यहाँ आता है ओशियन फ्लोर, जहाँ टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। इस डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा होता है सरफेस पर मौजूद प्रेशर से। तो जो भी सबमर्सिबल इतनी डेप्थ पर जाएगी उसका डिजाइन ये सब सोच के किया जाना चाहिए। अपने आप में ये टाइटन सबमर्सिबल कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। इसकी जो मेन बॉडी थी जिसे हल कहा जाता है वो कार्बन फाइबर की बनी थी। एंड में 2 कैप्स लगी थी वो टाइटेनियम की बनी थी और इसकी टोटल लेंथ थी तकरीबन 6.7 मीटर्स और वजन 10,400 किलोग्राम से ज़्यादा। इसकी डिज़ाइन में देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जिसके ज़रिए इसे चलाया जाता है। अब चलाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, इस सब को कंट्रोल किया जाता था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के जरिए। Run the whole thing with this game controller. इसका मतलब ये है कि जो पायलट इस सबमर्सिबल को चला रहा था वो भी इसी गेम कंट्रोलर का यूज कर रहा था। ये सबमर्सिबल्स इतनी डेप्थ पर जाती हैं पानी के अंदर तो जीपीएस यहाँ पर काम नहीं करता। जो कम्युनिकेशन होता है सपोर्ट शिप से वो किया जा रहा था एक टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम के जरिए। अब 18 जून की इस कहानी पर वापस आए तो 5 लोग बैठे थे उस दिन इस सबमर्सिबल में। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हिमेश हार्डिंग, ये एक एडवेंचरर और 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी, फ्रेंच नेवी में एक फॉर्मर कमांडर। ये खुद से ही तकरीबन 37 बार टाइटैनिक के रेड को विजिट कर चुके थे। ये आरएमएस टाइटैनिक के अंडर वाटर रिसर्च के भी डायरेक्टर रहे थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के ऑनर थे। सुलेमान की बुआ ने ये भी बताया था कि सुलेमान को जाने में एक्चुअली डर लग रहा था, लेकिन वो अपनी फादर को खुश करने के लिए और उन्हें कंपनी देने के लिए सफर पर गए थे। उस दिन जैसा कि मैंने बताया उनकी सबमर्सिबल हर 15 मिनट में कम्युनिकेट कर रही थी ऊपर वाले शिप से। ये कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है 11:15 पर, उसके बाद कोई सिग्नल नहीं आता। इसके बावजूद भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4:30 बजे का जो टाइम था टाइटन के रीसरफेस होने का, उस टाइम पर ये वापस आ जाएगी। क्योंकि अगर बाई चांस ये सबमर्सिबल अगर पानी के अंदर ही फंस जाती तो एक तरीका था पैसेंजर के पास के अंदर से ही इसे टिल्ट करके आगे पीछे धकेल कर इसे वापस ऊपर लाने का। ये किया जाता है बैलेट्स को रिमूव करके। बैलेट्स असल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं बड़े जहाज़ों का और सबमर्सिबल और सबमरीन्स का। 4:30 बजे जब टाइटन ने वापस रीसरफेस नहीं किया तो ऊपर जहाज के लोगों ने कुछ देर तक इंतजार किया और फिर 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिफाइड कर दिया। उसके बाद शुरू हुई एक जबरदस्त रेस, द रेस अगेंस्ट टाइम। 96 घंटे, सिर्फ 4 दिनों की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी इस टाइटन में। तो अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ किया जा रहा था उनके पास सिर्फ 4 दिनों का टाइम था पैसेंजर्स को जिंदा ढूंढने के लिए। अब अक्सर शिप्स में एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बेकन भी कहते हैं। इसकी मदद से इन वेजल्स को लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन के अंदर ये नहीं लगा था। यहाँ एक और प्रॉब्लम ये थी कि अगर टाइटन समंदर के ऊपर आ भी जाता तो भी अंदर बैठे लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते, क्योंकि अंदर की तरफ से इस सबमर्सिबल को खोलने का कोई तरीका नहीं था। जो दरवाजा था उसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था और बाहर से ही बंद किया जा सकता था। तो चाहे ये सबमर्सिबल पानी के ऊपर हो या पानी के अंदर,
4 दिनों का वक्त बहुत ही क्रिटिकल था। ऊपर से जो सर्च एरिया था वो 25,000 किलोमीटर बड़ा था। इतने बड़े एरिया में एक वैन जितनी बड़ी सबमर्सिबल को ढूंढना, इमेजिन करें कि ये कितना मुश्किल काम है। जो डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू जो अभी तक किया गया था वो सिर्फ 480 मीटर्स डेप्थ तक किया गया था साल 1973 में, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम ने अपनी जी जान लगा दी। शुरुआत में 2 अमेरिकन हवाई जहाज़ और 2 कैनेडियन हवाई जहाज़ ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। इन दोनों से सोनार को डिप्लॉय किया गया जिससे पानी के अंदर भी डिटेक्ट कर सकते थे। सरफेस पर 3 जहाज़ों ने सर्च करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और भी शिप्स आती गईं। इस सर्च ऑपरेशन में कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs का भी इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली रोबोट टाइप एक व्हीकल समझ लो जिसके अंदर कोई बैठता नहीं है, लेकिन ये पानी के अंदर जाकर चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और पानी के ऊपर से ही इन्हें कंट्रोल किया जाता है। 3 ROVs यहाँ पर इनकी तलाश कर रहे थे। 4 दिनों की तलाश चलने के बाद फाइनली 22 जून को एक ROV जो ओशियन के फ्लोर पर सर्च कर रहा था उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज की वो से तकरीबन 400 मीटर दूर। इसे देखते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो चुकी है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो सब अपनी जान खो चुके हैं। बाकी सर्च करने पर टोटल 5 डेब्री के पीसेस निकलते हैं। सेम दिन US कोस्ट गार्ड की तरफ से कंफर्मेशन आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इम्प्लोजन वर्ड सुनकर आपको लग रहा होगा इसका मतलब है फट जाना, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली में एक्सप्लोजन वर्ड का उल्टा है। हम एक्सप्लोजन वर्ड का यूज करते हैं जब भी कोई धमाका होता है, जैसे कि बम फट जाना, तो जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन इम्प्लोजन में जो फोर्स होती है वो अंदर की तरफ लगती है। स्क्वीजन होके फट जाना, ये होता है इम्प्लोजन। और इस इम्प्लोजन का मतलब जो इम्प्लोजन टाइटन के साथ हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया और इसमें 1 मिली सेकेंड का वक्त भी नहीं लगा। इसका मतलब है कि जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो इमीडिएटली पलक झपकते ही मारे गए और उनको कोई अंदाजा भी नहीं हुआ होगा। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वजह है इस भयानक इम्प्लोजन के पीछे। असल में जो टाइटन की मेन बॉडी थी, जैसा मैंने आपको बताया, वो कार्बन फाइबर की बनी थी, लेकिन आमतौर पर जो सबमरीन और सबमर्सिबल बनाई जाती है वो स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। टाइटन का ये कार्बन फाइबर का डिज़ाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था। समंदर के इतने नीचे ये कार्बन फाइबर का डिज़ाइन कैसे काम करेगा ये आज तक किसी ने ढंग से टेस्ट तक नहीं किया था। और इस डिज़ास्टर को देखकर हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर एक सुइटेबल मटेरियल नहीं है इस यूज़ केस के लिए। यही चीज़ कही ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड ने, वो इंसान जिन्होंने टाइटैनिक जहाज़ के रैक को डिस्कवर किया था साल 1985 में। इन्होंने कहा, हमने हज़ारों डाइव्स करी अलग अलग व्हीकल्स में समंदर के इतने अंदर तक जाने के लिए, लेकिन आज तक हमने कोई व्हीकल नहीं खोया। ये पहली बार हुआ है कि कोई सबमर्सिबल इस तरह से इम्प्लोड हो गया। If you look at our history, it's safer to be in a submarine like Alvin that I spent many years in than driving on I-95. जेम्स कैमरॉन जो फेमस फिल्म टाइटैनिक और अवतार के डायरेक्टर थे, ये खुद भी बहुत बार जा चुके हैं डीप सी में अलग अलग एक्सपीडिशन में। इनका भी यही कहना था कि जो कैप्स टाइटेनियम की बनाई गई थी वो अभी भी इंटैक्ट पड़ी है सी फ्लोर में, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कार्बन फाइबर की जो मेन बॉडी थी वही अब टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। इन्होंने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया टाइटन को, ये कहते हुए कि यहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं किया गया। जनवरी 2018 में ओशियन गेट के डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशन डेविड लॉरिज ने एक्चुअली में सेफ्टी कंसर्न बताए थे टाइटैनिक सबमरीन के बारे में, लेकिन जब ओशियन गेट ने नहीं सुनी तो ये इस चीज़ को लेकर कोर्ट में चले गए। कोर्ट में इन्होंने कहा कि एक सेफ्टी असेसमेंट और सर्टिफिकेशन कराई जानी चाहिए सबमर्सिबल की, लेकिन ओशियन गेट ने मना कर दिया। इनका कहना था कि इनकी कंपनी को सेफ्टी पर पैसे खर्च करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनकी जो लीगल बैटल चली थी कोर्ट में, इवेंचुअली इनमें सेटलमेंट हो गई थी 2018 में आगे चलकर। At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do any. लेकिन 27 मार्च 2018 36 लोगों ने स्टॉकटन रश को वार्निंग दी थी। इस वार्निंग को देने वाले इंडस्ट्री लीडर्स, डीप सी एक्सप्लोरर और ओशियानोग्राफर्स ऐसे लोग थे, और इन्होंने कहा था ये जो तुम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कर रहे हो, क्वालिटी चेक नहीं करा रहे हो चीज़ों की, इसकी वजह से एक भयानक हादसा देखने को मिल सकता है किसी दिन। मार्च 2018 एक और डीप सी एक्सप्लोरेशन स्पेशलिस्ट ने मेल लिखी थी इनके CEO को कि सेफ्टी को लेकर थोड़ा कंजर्वेटिव रहो।
इन्होंने लिखा था कि तुम अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को डेंजर में डाल रहे हो। टाइटैनिक तक पहुंचने की दौड़ में तुम वही उसका फेज दोबारा रिपीट कर रहे हो। शी इज़ अनसिंकेबल। आपको याद होगा कि टाइटैनिक को जब लॉन्च किया गया था तो लोगों ने कितना अंधाधुन यकीन कर रखा था कि भाई ये इतना बड़ा जहाज़ है, ये कभी नहीं डूब सकता, ये तो अनसिंकेबल है। लेकिन उस दिन वो जहाज़ जाकर डूबा और अब टाइटन का भी यही हाल हुआ। हिस्ट्री के पन्नों में अब स्टॉकटन रश का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है, लिस्ट ऑफ इन्वेंटर्स हु किल्ड बाय देयर ओन इन्वेंशन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।